है आपका अपने YouTube चैनल अटल अकेडमी पे। मैं इंदर मोहन आज आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों, आधुनिक भारत है, उसके अंदर मैंने दो कंपनियों के बारे में बता दिया है। जिस यूरोपियन कंपनियां जो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, उनके अंदर से दो कंपनियों कर ली है, दो जो है पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी। आज पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों ने भारत में लगाई थी, उसके बारे में जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में आई और किस तरह से उसने अपना प्रसार भारत के अंदर किया, किस तरह से फैक्ट्रियां लगाई, तो किस तरह से किस चीज का व्यापार भारत के अंदर से किया, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके एसएससी जीडी एग्जाम जो कांस्टेबल और भी जितने फौज के अंदर भर्ती होती है उसके लिए विशेष तौर पर है दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना जो मिशन है फौज के अंदर, कोई भी मिशन हो आपका, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे हेड कांस्टेबल का हो दोस्तों, तो आप यदि ये चैनल जो अटल अकेडमी का चैनल है ये 3 महीने तक आप रेगुलर देख लेते हो तो आपको अवश्य ही जीडी या कांस्टेबल बनने की आपकी जो लालसा है वो पूरी हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत में अंग्रेजी कंपनी का आगमन। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठना है और कुछ भी नहीं करना है, और साथ साथ जो मैं करवाऊंगा वो क्या करना है, नोट करना है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रख के और नोट करना है। जो मैं करवाऊंगा वो आपको दिमाग में रखना है, ताकि इससे संबंधित कल को कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक, भारत में अंग्रेजों का आगमन। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जब पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर रही होती है तो उसकी जो नजर है महारानी एलिजाबेथ है, उसकी नजर जो भारत पर रहती है, तो महारानी जो एलिजाबेथ है वो भी क्या करती है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है भारत। उसके अंदर ब्रिटेन के अंदर जो महारानी एलिजाबेथ थी, प्रथम थी, उसने क्या किया, एक कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी, वो की थी दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उसने क्या किया था, अपने जो जितने भी व्यापारिक दल हैं उनको क्या दे दिया था, ये आदेश दे दिया था कि वह भारत के अंदर जाके दक्षिण पूर्व हिस्से के अंदर व्यापार कर सकते हैं और व्यापार के माध्यम से अपना जो कारोबार है वो चला सकते हैं। तो ये फरमान जो महारानी एलिजाबेथ ने दिया था और ये इसी माध्यम से दिया था कि ब्रिटेन का विकास हो सके और ब्रिटेन ज्यादा से ज्यादा धन कमा के भारत से लेकर आए। इसी के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ ने व्यापारियों को क्या दे दिया, ये आदेश दे दिया दोस्तों। तो क्या होता है, जब महारानी एलिजाबेथ ये संदेश दे देती हैं तो 1601 के अंदर एक व्यापारिक दल पहुंचता है इंडोनेशिया के तट पर। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1601 में जो ब्रिटेन से व्यापारियों का एक जहाज इंडोनेशिया में पहुंचता है। जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ये आदेश दिया था तो ये कितने साल तक दिया था दोस्तों, तो 15 वर्ष तक जो व्यापारी थे वो भारत के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर जाके वो क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। और कहीं कहीं पर इसको 21 वर्ष भी लिखा है दोस्तों, लेकिन आपको 15 वर्ष ही याद रखना है। अब क्या होता है दोस्तों, जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1600
1603 के अंदर महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमको नोट क्या करना है, 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु। ये जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ये सन जो लिखवा रहा हूँ उनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो आपको क्रम वाइज याद करना है और नोट भी करते जाना है दोस्तों। अब बात आती है कि 1603 के बाद जब महारानी एलिजाबेथ थी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ब्रिटेन के शासक कौन बनते हैं, तो ब्रिटेन के जो हैं वो बनते हैं दोस्तों, जो जेम्स प्रथम हैं वो बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, 1608 के अंदर उसके नेतृत्व में एक कंपनी भारत आती है। तो 1608 में भारत में ब्रिटेन से एक कंपनी भारत आती है, और वो किसके नेतृत्व में आती है, तो वो आती है दोस्तों जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों, के नेतृत्व में आती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जेम्स प्रथम क्या करते हैं, जेम्स प्रथम जो है एक संदेशा भेजते हैं। उसको पता था कि भारत के अंदर जो भारत के अंदर मुगलों का शासन काल चल रहा था, तो उसके अंदर कौन गद्दी पर विराजमान है, तो उस समय जो गद्दी पर विराजमान थे वो थे अकबर। तो जो जेम्स प्रथम थे, इन्होंने क्या किया, जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा, किसके नाम, अकबर के नाम एक पत्र लिखा, और कैप्टन हकीन्स इनका जो दरबारी था उसको दिया, और कहा ये संदेश मेरे नाम का है और उन तक पहुंचा देना। लेकिन इनको जेम्स प्रथम को ये पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु 1605 के अंदर हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब वो कैप्टन हकीन्स उसके दरबार में पहुंचते हैं, तो उस समय किसका शासन चल रहा होता है, उस समय शासन चल रहा होता है जहांगीर का। तो वो पहुंचता है जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर उसका स्वागत भी करता है और उसका पत्र भी ग्रहण करता है, लेकिन अकबर वो पत्र नहीं ले पाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। अब बात क्या याद रखना है, पत्र किसके नाम था, तो वो था अकबर के नाम। किसके हाथ भेजा गया, वो भेजा गया था कैप्टन हकीन्स के हाथ भेजा गया था, और मिला किसको, मिला जहांगीर को। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको याद रखना है। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये पत्र लेके कैप्टन हकीन्स जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, तो जहांगीर क्या करते हैं, उसको कैप्टन हकीन्स को 400 मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 1608 में कैप्टन हकीन्स जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखना है 400 मनसब व खान की उपाधि किसको दी, कैप्टन हकीन्स को दी, जो उसके दरबार में संदेश लेकर पहुंचा था। किसके नाम था, अकबर के नाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको याद रखना है। 1608 में जब ये कंपनी पहुंचती है भारत के अंदर, तो सबसे पहले कहाँ पे आती है, तो यहाँ पे लिखना है 1608 में सूरत कहाँ पे है दोस्तों, सूरत में ये दल पहुंचता है सबसे पहले। और 1608 में इन्होंने क्या किया, एक अस्थायी कंपनी की स्थापना की। कहाँ पे, सूरत के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है सूरत में अस्थायी कंपनी बनाई थी, लेकिन
परमिशन नहीं ली थी। किसकी परमिशन? तो जहांगीर का जो वहां पर शासन चल रहा था उससे परमिशन नहीं लेगी थी। इसलिए यहाँ पे क्या चल रहा था? अस्थायी जो कंपनी है वो बनाई गई थी। जब अंग्रेज भारत के अंदर सबसे पहले प्रवेश किए थे तो सूरत में प्रवेश किए थे 1608 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इनको दूसरी जो व्यापारिक फैक्ट्री है जो स्थायी रूप में बनाने के लिए इजाजत दी गई थी जहांगीर के द्वारा, तो वो कहाँ पे लगाई गई थी? तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 1608 के अंदर क्या हुआ था? 1608 के अंदर हुआ था जो सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाई गई थी वो अस्थायी थी, लेकिन किसके नेतृत्व में लगाई गई थी? वो लगाई गई थी जहांगीर के नेतृत्व में। लेकिन उसके अंदर कोई कारणवश से जहांगीर क्या हो गए थे? अंग्रेजों से नाराज हो गए थे, तो उस कंपनी का जो कार्य चल रहा था उनको बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन दूसरी जगह क्या किया अंग्रेजों ने? 1611 के अंदर एक जगह और फैक्ट्री लगा ली। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम के अंदर। मसूलीपट्टनम कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके अंदर इन्होंने क्या लगा ली? एक अपनी व्यापारिक फैक्ट्री लगा ली 1611 के अंदर। किससे पहले? सूरत की जो कंपनी थी, फैक्ट्री बन रही थी उससे पहले ही 1611 के अंदर बना ली। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जब सूरत वाली फैक्ट्री बनकर तैयार हुई तो 1613 के अंदर इसे क्या कर दिया गया? स्थायी बना दिया गया। पहले क्या थी? अस्थायी थी दोस्तों। बाद में सूरत की जो कंपनी है उसको स्थायी कंपनी, यहाँ पे क्या लिखना है? स्थायी फैक्ट्री का रूप जो सूरत की कंपनी है उसको दिया गया था। कब? 1613 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब क्या बात आती है? अब बात आती है 1615 के अंदर एक नई घटना घटती है। तो वो क्या है? जेम्स प्रथम जो थे उनका एक राजदूत भारत आता है। फिर कहाँ पे आता है? वो आता है जहांगीर के दरबार में। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको यहाँ पे लिखना है जो पहले कौन आए थे? पहले आए थे कैप्टन हकिंस। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आते हैं दोस्तों सर टॉमस रो। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 1615 में कौन आते हैं? तो जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आती हैं? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद जब ये 1615 के अंदर भारत में आते हैं राजदूत के रूप में। राजदूत कौन से होते हैं दोस्तों? जो एक दूसरे देशों का संदेशा पहुंचाने का कार्य करते हैं और संबंध को कायम करते हैं, उनको राजदूत के रूप में चुना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे तो वो 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा था। तो 1615 में आया और 1618 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार से जाता है। जहांगीर के दरबार से जाता है। एक बार इंक डाल लेते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। तो जब सर टॉमस रो 1618 के अंदर जहांगीर के दरबार से जाता है तो दोस्तों ये जो 2 छूटें लेके जाता है, किससे? जहांगीर के दरबार से। वो क्या क्या लेकर जाता है? वो व्यापार करने से संबंधित छूट जो है लेकर जाता है। एक तो कम कीमत के अंदर व्यापार करना और दूसरा जो कर हैं उनके अंदर जो कमी की गई, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसके लिए? वो जब सर टॉमस रो
इसके दरबार में 3 साल रहे थे। तो ये 2 जो हैं छूटें विशेष तौर पर मानी जाती हैं। एक तो व्यापार करने के तौर पर सभी क्षेत्र के अंदर व्यापार करने का अधिकार मिल गया, और दूसरा क्या था, जो इनके ऊपर कर लगाए जाते थे उनके अंदर छूट मिल गई। किनको? तो सर टॉमस रो की जो कंपनी थी, यहाँ पे जो जेम्स प्रथम की कंपनी थी दोस्तों, वो तो उनको छूट मिल गई थी। तो वो क्या करते थे, यहाँ पे अब खुल के व्यापार करने लग गए थे। अब क्या होता है दोस्तों, 1611 के अंदर 1632 के अंदर 1632 के अंदर एक नई घटना घटती है, जिसके अंदर अंग्रेजों के जो पैर हैं वो अपने आप निकलने लगते हैं। तो वो क्या है, वो है दोस्तों गोलकुंडा के जो शासक थे। गोलकुंडा के शासक ने क्या किया, 1632 के अंदर 500 पाउंड की वार्षिक राशि के दर के हिसाब से सभी बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। किसे? अंग्रेजों को। तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमको लिखना है 1632 में गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को 500 वार्षिक पाउंड के बदले सभी बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया, और इसको अंग्रेजों के लिए लाभकारी जो अधिकार माना जाता है, लेकिन इसको सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसको सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। जब ये फरमान दिया गया था तो ये किस नाम से जाना गया, तो ये सुनहरा फरमान के नाम से जाना गया। तो आपको याद क्या रखना है, 1632, 16 को क्या करना है, दुगना कर देना है। 1632 के अंदर गोलकुंडा के जो शासक थे उन्होंने 500 पाउंड वार्षिक दर की राशि पर जो गोलकुंडा की सभी बंदरगाहें थी उन पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया अंग्रेजों को। और ये जो अधिकार था ये लाभकारी अधिकार माना जाता है, और नाम क्या दिया गया था, इसको अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया था सुनहरा फरमान। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है दोस्तों, 1639 के अंदर एक किले का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है मद्रास के अंदर। तो वो उस किले का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज किला। और ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों मद्रास के अंदर। मद्रास के अंदर ये किला बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब भी अंग्रेजी जो सेना थी वो अभ्यास करती थी तो जो ये किले थे उनके अंदर जाके जो अभ्यास कर सकते थे। अब क्या होता है दोस्तों, 1661 के अंदर 1661 के अंदर एक नई घटना घटती है। वो क्या है? जो वो घटना है दोस्तों 1661 के अंदर एक नई घटना क्या घटी? तो वो घटी ब्रिटेन के जो शासक थे, कौन? चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीना, उसके साथ कर दिया गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे? 1661 के अंदर ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह पुर्तगाल
की राजकुमारी कैथरीना का विवाह, जो चार्ल्स द्वितीय था, राजकुमार का विवाह, यहाँ पे लिखना है चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ कर दिया गया दोस्तों? वो कर दिया गया पुर्तगाली महिला थी, जो राजकुमारी थी, कैथरीना के साथ। अब क्या होता है दोस्तों, पुर्तगालियों ने क्या किया, इस जो चार्ल्स द्वितीय था, मुंबई को इसको क्या दे दिया, दहेज में दे दिया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दे दिया। आपको बेशक आश्चर्य होगा कि पहले ये शहर भी किसी के दहेज में दिए जाते थे। जी हाँ, बिल्कुल दिए जाते थे। भारत के जो क्षेत्र थे इसी तरह से एक दूसरे को दहेज में दिए जाते थे और एक दूसरे को वार्षिक किराए पर भी दे दिए जाते थे। तो इस बात को आप याद रखना है। और जब इसको दे दिया गया तो उसके 8 साल बाद में 1669 के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो चार्ल्स द्वितीय है, यहाँ पे ये लिखना है मुंबई दहेज में दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप 1669 के अंदर क्या किया, ये जो मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था, इसको क्या किया इसने 1669 के अंदर अंग्रेजों को सौंप दिया 10 पाउंड वार्षिक दर से। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 10 पाउंड वार्षिक के हिसाब से चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई अंग्रेजों को सौंप दिया। जो वहां पे कंपनी काम कर रही थी उनको सौंप दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि 1669 के अंदर जो मुंबई था, जो दहेज के अंदर दिया गया था चार्ल्स द्वितीय को, वो अंग्रेजों को 10 पाउंड वार्षिक दर की किराए के हिसाब से क्या कर दिया गया, आगे उनको दे दिया गया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत विकास करवाया और अपनी कंपनियों की यहाँ पे स्थापना की दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं आगे क्या है। अब क्या होता है दोस्तों, जब हमने पीछे पढ़ा था कि 1639 के अंदर एक किले का निर्माण मद्रास के अंदर किया गया था, जो था सेंट जॉर्ज के नाम से था। अब एक और किले का निर्माण किया गया 1700 के अंदर। वो कौन सा किला है दोस्तों, वो है 1700 में सेंट फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया। ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया था कोलकाता के अंदर। ठीक है दोस्तों, कोलकाता के अंदर किया गया था। अब क्या होता है दोस्तों, 1700 के अंदर बात ठीक ठाक चल रही थी। बाद में क्या होता है, 1715 के अंदर जॉन सरमन जो ब्रिटेन के अंदर शासक थे, उनके नेतृत्व में एक दल भारत आता है। वो जाता है, जो फरुखसियर थे उनके दरबार में जाते हैं। ये जो दल है ये कहाँ जाता है, ये जाता है फरुखसियर के दरबार में। उस समय चल रहा था उत्तर वैदिक काल, उत्तर मुगल काल चल रहा था दोस्तों। उसके अंदर जो शासन था वो किसका था, तो मुगल बादशाह फरुखसियर का। तो अब क्या बात नोट करनी है यहाँ पे, 1715 के अंदर जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल मुगल बादशाह
मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो फर्रुखसियर थे वो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, तो जो ये दल आया था वहां से ब्रिटेन से, तो इसने क्या किया था, जो ब्रिटेन से आया था दल, तो उसके अंदर एक डॉक्टर था, हैमिल्टन नाम का एक चिकित्सक था। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हैमिल्टन नाम का चिकित्सक था। उसने क्या किया, जो फर्रुखसियर था वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, तो हैमिल्टन नाम का जो व्यक्ति था, डॉक्टर था, उसने क्या किया, फर्रुखसियर को उस बीमारी से क्या कर दिया, उस बीमारी से आजाद कर दिया था। तो फर्रुखसियर भाई साहब ने क्या किया दोस्तों, इसने 1717 के अंदर क्या किया, इनको व्यापार करने की बहुत सारी छूटें दे दी। ठीक है दोस्तों, और कुछ शर्तों के अनुसार इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, फर्रुखसियर ने व्यापार करने का अधिकार दे दिया, जिसको यहाँ पे लिख देता हूं, मैग्ना कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 1717 के अंदर जो अंग्रेज थे, उनकी जो व्यापारिक कंपनियां थी, उनका जो कार्य है वो लगभग पूरे भारत के अंदर फैल चुका था, और उनका जो राजनीतिक दल होता, राजनीतिक जो हस्तक्षेप था वो दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ता जा रहा था, और भारत के अंदर इनकी जड़ें थी जो वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी। इसके बाद जो कंपनी आती है दोस्तों, तो वो आती है फ्रांसीसी कंपनी। इनके बीच में युद्ध भी होता है, तो वो आगे पढ़ेंगे जब हम फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का सेकंड युद्ध, कर्नाटक का थर्ड युद्ध किन किन के बीच में हुआ और क्यों हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो टॉपिक है इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर इससे संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।